और ओलिगोहाइड्रामिनास पढ़ा था, जो कि दोनों ही एबनॉर्मलिटीज हैं दौरान रहम, गर्भावस्था में, यानी कि दौरान हमल दोनों के दोनों ही जो है वो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, पॉलीहाइड्रामिनास भी और ओलिगोहाइड्रामिनास भी। ठीक है जी। एक में पानी जो है एमिनोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, एक में घट जाता है, दोनों ही परेशानियों का विषय है जी। आज हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पेज नंबर 820 पे खोल लीजिए। 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी की, यानी कि हमल की एबनॉर्मल कंडीशन, हाइडेटिफॉर्म मोल, वेजाइकुलर मोल। इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखेंगे और उसके बाद जो है हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी देखेंगे। ठीक है। तो हाइडेटिफॉर्म मोल जो है एग्जाम की दृष्टि से और प्रैक्टिस की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक प्रेगनेंसी ही होती है, लेकिन प्रेगनेंसी का की गैर तबाही हालत, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि खराब कंडीशन होती है एक्टोपिक। ठीक है। हाइडेटिफॉर्म मोल, हाइडेटिफॉर्म मोल का दूसरा नाम क्या है? वेजाइकुलर मोल। ठीक है। देखो बच्चों, जब हम किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को समझते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि नॉर्मल कंडीशन को भी समझें, क्योंकि जब हम नॉर्मल कंडीशन को समझेंगे तभी हम उसमें आई हुई खराबी को, उसमें आई हुई कमी को समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है 11वें दिन जो है इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में आने के बाद। बच्चेदानी में बच्चा एक तरीके से चिपक जाता है, ठहर जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। यहां तक हो गया। अब ये जो बच्चा होता है, ये इसकी नाभि से एक नली चलती है और वो यूट्रस में चिपकी हुई होती है, प्लासेंटा से लगी हुई होती है। प्लासेंटा का क्या काम है? प्लासेंटा का काम है माँ के बच्चेदानी से खून लेकर के उस, वो जो नली है, वो जो पाइप है जिसको हम अम्बिलाइकल कोर्ड कहते हैं, उसके जरिए से खून जो है वो बच्चे में पहुंचाना, खून जो है वो बच्चे में पहुंचाना। और बच्चे की बॉडी में को घूमने के बाद, बच्चे के शरीर में को घूमने के बाद जो बच्चे के काम आ रहा है वो बच्चे के काम आ रहा है, वापस बाकी फिर जो है माँ के अंदर आ जाता है। और वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है। क्योंकि उस समय तक बच्चा जो है वो माँ के ही शरीर का एक अंग होता है। बच्चा एक अलग चीज नहीं होता है, वो माँ के शरीर का ही एक अंग होता है उस समय तक। तो जाहिर सी बात है, जो खून माँ के शरीर में को घूमेगा वही बच्चे के शरीर में को घूम लेगा। जब माँ के शरीर में को घूमने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो इसी तरीके से जब बच्चे के अंदर को घूमेगा तो वहां भी वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है। अब मेरा समझाने का क्या तात्पर्य है? प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा एक जो होता है, एक मांसपेशी मान लीजिए आप, मांस का बनाया हुआ हिस्सा होता है, चपटा, जो कि चिपका होता है यूट्रस में, और यूट्रस से ब्लड को लेकर के अम्बिलाइकल कोर्ड के जरिए से बच्चे की नाभि के जरिए बच्चे के शरीर में पहुंचाता है। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है? सोचने का पॉइंट ये बनता है, प्लासेंटा और बच्चेदानी का जो संबंध है, ध्यान देना आप लोग, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। यह बहुत ही रॉयल सब्जेक्ट है। गायनी ओब्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और गायनी और ओब्स जो है इसको बहुत ज्यादा समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और एग्जाम की दृष्टि से भी इससे ठीक ठाक सवाल आने की संभावना है जी। तो ये जो प्लासेंटा है, जो कि चिपका हुआ है बच्चेदानी में, यूट्रस में, और एक तरफ फिर वो अम्बिलाइकल कोड के जरिए बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, बच्चे को खून पहुंचा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या चिपका हुआ होता है, या ऐसे ही लगा होता है, या ऐसा ही तैर रहा होता है? क्या होता है एक्चुअली? जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा में कोरियोनिक विलाई होती है। कोरियोनिक विलाई क्या होती है? हल्के हल्के से उभार से होते हैं प्लासेंटा में। वो क्या होता है? वो एक तरीके से
चिपक जाते हैं यूट्रस की दीवार से। जो कोरियोनिक विलाई होती है ना प्लासेंटा के ऊपर, वो चिपक जाते हैं। ठीक है। और उनका चिपकना ऐसा होता है कि वो हल्के हल्के से माइन्यूट माइन्यूट से एक तरीके से धस जाते हैं यूट्रस की दीवार में, मायोमेट्रियम में। ठीक है। मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो सबसे अंदर वाली है, जिसके ऊपर प्लासेंटा चिपक रही है। उसके बाद एंडोमेट्रियम यानी कि दूसरी लेयर प्लासेंट यूट्रस की। उसके बाद क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर। ये यूट्रस की तीन लेयर हो गई। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम, उससे चिपकी हुई होती है क्या, प्लासेंटा। और प्लासेंटा के अंदर क्या होती है, कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई जो है ना, हल्के हल्के पिन 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 से होते हैं, हल्के हल्के मतलब उभार से होते हैं उसके प्रोजेक्शन। और वो एक तरीके से हल्के हल्के से बहुत मामूली से, जैसे कि इंसान के बाल, इस तरीके से वो जो है धसे होते हैं मायोमेट्रियम में, बच्चेदानी की दीवार में, हल्के हल्के से, बहुत मामूली से। इतने हल्के कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पीछे पीछे प्लासेंटा भी निकल जाती है। उसके बाद वहां से कोई ब्लीडिंग नहीं होती, बल्कि यूट्रस जो है, मतलब वो, हालांकि वहां से ब्लीडिंग का, वो एक ब्लीडिंग का रास्ता होता है, बच्चे को उसी के जरिए से खून मिल रहा होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जो मतलब इतने हल्के हल्के से सुराख होते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद वो सुराख खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, ये जो पिन टाइप स्ट्रक्चर हैं, जो बहुत मामूली सी तरीके से चिपके होते हैं, और जब वो हटते हैं तो वहां से खून वून नहीं बहता यूट्रस से। यूट्रस से खून वून नहीं बहता, बल्कि वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर यही कोरियोनिक विलाई ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, ज्यादा डेवलप हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा डेवलप हो जाए, बड़े बड़े पिन जैसे बन जाए और अच्छे से घुस जाएं यूट्रस में। ठीक है। ज्यादा घुस जाएं, जितना का नहीं घुसना, ज्यादा घुस जाएं, या ये इतने बड़े हो जाएं, ये एक मामूली पिन से लेकर के अंगूर जितने मोटे हो जाते हैं। ठीक है। जब मान लीजिए इनकी मोटाई एक अंगूर जितनी हो जाती है, तो कितना जख्मी करते होंगे ये यूट्रस को, और कितना अंदर तक गड़ते होंगे यूट्रस के अंदर। ठीक है। कितने जख्मी करते होंगे यूट्रस को, और कितने अंदर तक घुसते होंगे। एक तरीके से ये जो कंडीशन होती है, ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। ये प्रेगनेंसी जो होती है, प्रेगनेंसी तो इसमें खत्म हो ही जाती है, फीटस तो इसमें डेड हो ही जाता है, खत्म हो ही जाता है। लेकिन जो कोरियोनिक विलाई हैं, जिनका काम नॉर्मली खून लेने का होता है, वो इतनी प्रोमिनेंट, इतने हैवी हो जाते हैं, बड़े बड़े कांटे से बन जाते हैं, कि वो यूट्रस को छलनी कर देते हैं। ठीक है। जी। इसी को इसी ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, बच्चा खराब हो जाता है। और ये जो खराब हुआ बच्चा होता है, जिसमें प्लासेंटा भी खराब हो जाती है, अम्बिलाइकल कोर्ड भी खराब हो जाती है, और फीटस और एम्ब्रोए जो बच्चा होता है वो भी खराब हो जाता है। इसको पूरे के पूरे को हाइडेटिफॉर्म मोल कहते हैं, या वेजाइकुलर मोल कहते हैं, या हाइडेटेड सिस्ट कहते हैं। सिस्ट के मैंने, वैसे तो रसोली होता है, लेकिन इसको हाइड्रेटेड सिस्ट भी कह देते हैं। ठीक है। और इसको गैस हाइड्रेटिफॉर्म मोल, हाइड्रेटिफॉर्म विलाई भी कह देते हैं। ठीक है। क्या क्या नाम हो गया, हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो गया, हाइड्रेटिफॉर्म सिस्ट हो गया, हाइड्रेटिफॉर्म विलाई हो गया, वेजाइकुलर मोल हो गया। एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो ये प्लासेंटा की बीमारी है। प्लासेंटा की जो कोरियोनिक विलाई है, जिनका नॉर्मल काम ब्लड लेने का है। ठीक है। और हल्का सा गड़ा होता है, हल्का सा, लेकिन जब वो ज्यादा बुरी तरीके से गड़ जाए, क्या कहते हैं, यूट्रस के अंदर, तो फिर वो यूट्रस को जख्मी कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से। और यहां तक कि बच्चा भी खत्म हो जाता है, और इसकी शक्ल कई बार अंगूर अंगूर सी हो जाती है। ठीक है। जी। ग्रेप्स ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, अंगूर जैसी कंडीशन बन जाती है, और यूट्रस को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं, चोटिल कर देते हैं। अब ये जो हाइडेटिफॉर्म मोल है, ये दो तरीके का होता है। हाइडेटिफॉर्म मोल दो तरीके का होता है, एक कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल और एक इनकम्प्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल। जो इनकम्प्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल है, उसको पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल भी कहते हैं। जो इनकम्प्लीट है उसको पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल भी कहते हैं। अब कंप्लीट
सॉरी, कंप्लीट हाइड्रेटिव फोम मोल क्या होता है? जैसे ही बच्चा ठहरता है, देखिए बच्चा ठहरने का अमल समझ लीजिए। हर महीने माँ की ओवरी में एक ओवम डेवलप होता है, ठीक है, निकलता है। वो ओवम, जब उस ओवम के अंदर स्पर्म जाता है, स्पर्म उसके अंदर सुराख करके अंदर चला जाता है, तो वो जो ओवम है उसका सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। सेल डिवीजन यानी कि एक ओवम तो एक सेल होता है, इसके दो बन जाते हैं, दो के चार बन जाते हैं, चार के आठ बन जाते हैं, आठ के 16 बन जाते हैं। कोशिकाएं बढ़ने लग जाती हैं, सेल डिवीजन बढ़ने लग जाता है। और 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और यहां तक के इंसान का शरीर बन जाता है 40 हफ्ते में पूरा मुकम्मल। ठीक है, ये इंसान के बनने की एक प्रोसेस है। ठीक है जी, जिसको हम बार बार अलग अलग तरीके से जो है पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जो कंप्लीट हाइड्रेटिव फॉर्म मोल है, इसमें क्या होता है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से 11वें दिन बच्चा कहाँ आ जाता है? यूट्रस में। यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके फौरन बाद जो है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल बनने का काम शुरू हो जाता है। यानी कि जो सेल डिवीजन है वो गलत तरीके से हो जाता है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, शुरू में एक कोशिका होती है, दो बन जाती हैं, चार बन जाती हैं, आठ बन जाती हैं, 16 बन जाती हैं, 32, 64 बढ़ती चली जाती हैं, बच्चा बड़ा होता चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वो हाइपरप्लाजिया यानी कि गलत तरीके से जो है सेल डिवीजन होता है, और वो बच्चा ना बन करके बिल्कुल खराब हो जाता है। उसमें प्लासेंटा जो बननी होती है वो भी खराब हो जाती है, और जो अम्बलाइकल कोड बननी होती है वो भी खराब हो जाती है, और जो एम्ब्रॉय फीटस बनना होता है वो भी बिल्कुल खराब हो जाता है। और जस्ट लाइक ग्रेप्स स्ट्रक्चर हो जाती है, यानी कि अंगूर जैसी संरचना बन जाती है। अगर उस कंडीशन में एक महिला चिकित्सक सफाई करती है, यानी कि डीएनई यानी कि डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करती है, जो अंदर का मटेरियल बाहर निकालती है एक महिला चिकित्सक, तो उसमें भी बुलबुले से दिखाई देते हैं, पानी के बुलबुले से या अंगूर जैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चा बिल्कुल नहीं बचता है। ये गैस्टेशनल मटेरियल, जितना भी गैस्टेशनल मटेरियल होता है, यानी कि बच्चा ठहरने के बाद जो भी अंदर बनता है वो सारा का सारा खराब हो जाता है कंप्लीट हाइड्रेटिक फॉर्म मोल में। सारा का सारा खराब हो जाता है। और ये गैस्टेशनल पार्ट जो है, और ये गैस्टेशनल स्टेज यानी कि फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद ये काम शुरू हो जाता है। ये कंप्लीट हाइड्रेटिव फॉर्म मोल में होता है। अब बच्चों, इसमें क्या होता है कंप्लीट हाइड्रेटिव फोम मोल में? कंप्लीट हाइड्रेटिव फोम मोल में जो पिन पिन बनती है, जो जो गलत तरीके से डेवलप हुई पिन पिन बनती है, कोरोनिक विलाई, नॉर्मली उनको वैसे चिपकना चाहिए, हल्का सा वो अंदर घुस भी सकती है। लेकिन जब वो एबनॉर्मल तरीके से अंदर घुस जाएं, जब वो एबनॉर्मल तरीके से अंदर घुस जाएं, तो फिर वो यूट्रस को छलनी कर देती हैं, और कई बार यूट्रस के अंदर परफोरेशन यानी कि सुराख तक कर देती हैं। और कई बार यहां तक होता है कि वो यूट्रस को पार करके दूसरे किसी ऑर्गन पे भी अटैक कर सकती है। जैसे कि यूट्रस के आसपास क्या होता है? यूरिनरी ब्लडर। तो यूरिनरी ब्लड तक तक अटैक कर देती है ये जो कोरियोनिक विलाई हो, इतनी खतरनाक कंडीशन होती है। ठीक है जी। अब पार्शियल या इनकम्प्लीट हाइड्रेटिव फॉर्म मोल को समझ लिए। ये भी हाइड्रेटिव फॉर्म मोल है, इसमें भी सेम किसी कंडीशन बनती है, लेकिन फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद अमल नहीं चालू होता। ये कब चालू होता है? ये 8 या 90 हफ्ते के बाद चालू होता है। यानी कि तक बच्चा जो है, बच्चे में धड़कन भी आएगी, क्योंकि 1.25 महीने 1.5 महीने बच्चे में धड़कन आ जाती है, हार्ट बन जाता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो बच्चे में धड़कन भी आएगी, बच्चा चलेगा भी, बच्चा जो है वो डेवलप भी करेगा। लेकिन 8 हफ्ते तक क्या होता है? एम्ब्रॉय। और 8 हफ्ते से आगे क्या होता है? फिटस। यानी कि जो एम्ब्रॉय एम्ब्रॉय स्टेज है, जबकि बच्चा एम्ब्रॉय है, वो सही गुजरेगी। लेकिन जैसे ही फीटल स्टेज शुरू होगी, ठीक है, जैसे ही 8 हफ्ते पूरे होंगे यानी कि 2 महीने पूरे होंगे, वो जो है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहले 2 महीने सही गुजरेंगे, 8 हफ्ते सही गुजरेंगे, इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल हाइड्रेटिव फॉर्म मोल में। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है मतलब ये हाइड्रेटिव फॉर्म में जो है कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ये जो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल है, ये इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि कंप्लीट हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होता है, लेकिन इसमें भी बच्चा बचता नहीं है।
इसमें भी बच्चा जो है वो बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चा जो है वो इसमें भी खराब हो जाता है। क्योंकि हाइपरप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया किसको कहते हैं? गलत तरीके से सेल डिवीजन होना, सेल का गलत तरीके से डिवीजन होना, यानी कि इसमें भी सेल का जो डिवीजन होना है वो गलत तरीके से होने लग जाता है। कारण क्या क्या है? हाइडेटिफॉर्म मोल के कारण क्या क्या है? नंबर एक तो ये है कि अगर माँ जो है वो 18 साल से कम उम्र की महिला है, तो ज्यादा देखने में आया है कि उसको हो सकता है। या माँ अगर 35 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 35 साल या 35 साल से ज्यादा की महिला है, तो उसमें ये ज्यादा, इसीलिए ज्यादातर जो है 25 और 30 साल की महिला अगर माँ बने तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि कल पॉलीहाइड्रामिनास में भी हम यही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल कंडीशन है ज्यादातर वो तब सामने आती है जब या तो माँ की उम्र जो है 18 साल या उससे कम हो, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही कम उम्र में वो माँ बन जाए, या माँ की जो उम्र है वो 35 ईयर्स या उससे ऊपर जा रही हो, तो ज्यादातर ये एबनॉर्मल कंडीशन कंडीशन सामने आती है। जैसे कि पॉलीहाइड्रामिनास हमने कल पढ़ा था, आज हम जो है हाइड्रेटिक मोल पढ़ रही है, एबनॉर्मल कंडीशन है। प्रेगनेंसी तो ठहरती है, बच्चा तो ठहरता है, बच्चा ठहरने के बाद गलत चीजें शुरू हो जाती है। तो ज्यादातर ये क्या होती है, या तो 18 साल से पहले जो माँ एक गर्भवती होती है, या 35 साल की उम्र के बाद जो गर्भवती होती है, या 35 साल पे। तो इसलिए एक सही उम्र जो होती है वो 25 और 30 साल के आसपास की होती है, जबकि एक महिला को गर्भवती होना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम अच्छी एडल्ट होती है और बच्चा भी अच्छा हेल्थी होने के चांस बनते हैं। जी जी। एक और किसको हो सकता है? ऐसी गर्भवती महिला जिसको एक बार पहले हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो चुका हो, जिसको एक बार हो गया उसको दोबारा भी होने के चांस रहते हैं। और क्या है? माल न्यूट्रिशन, खान पीन अच्छा ना हो, आराम ना मिलता हो, भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो, टेंशन में रहती हो, तो ऐसी महिलाओं को भी हाइड्रेटिफॉर्म मोल होने के चांस होते हैं। सिम्टम्स, यानी कि मरीज क्या क्या बताएगा। देखिए, सिम्टम्स भी निशानियों को बोलते हैं, मैंने कल बताया था, और साइन भी निशानियों को बताते हैं। लेकिन सिम्टम्स वो निशानियां हैं जिनको मरीज खुद महसूस कर लेता है, और साइन वो निशानियां हैं जिनको डॉक्टर खुद तलाश करता है। ठीक है, अपने इल्म के जरिए, अपनी पढ़ाई के जरिए। तो सिम्टम्स यानी कि मरीज क्या क्या बताएगा आकर के डॉक्टर को? सबसे पहले तो मरीज कहेगा कि मैडम मेरे को जो है, मतलब वेजाइनली, यानी कि वेजाइना के जरिए से ब्लीडिंग आ रही। ठीक है, पहली। दूसरी क्या है? अंगूर जैसी संरचना, यानी कि ग्रेप्स लाइक वेजाइकल। अंगूर जैसी संरचना यानी कि ग्रेप्स लाइक वेजाइकल, यानी कि पानी के बुलबुले से या अंगूर से उसको वेजाइना से बाहर आते हुए दिखाई देंगे। एक क्या होगा? नीचे पेड़ू में दर्द होगा, पेन इन लोअर एब्डोमेन। उसके बाद क्या? क्विकनिंग। क्विकनिंग मैंने आपको बताया था, 5वें महीने में क्या होता है? क्विकनिंग शुरू हो जाती है। क्विकनिंग किसको कहते हैं? जब एक माँ को लगे कि बच्चे ने पेट में लात मारी है, या बच्चे ने मुक्का मारा है, या बच्चे ने करवट ली है, जब माँ अपने बच्चे की हरकत को खुद महसूस करने लग जाए, उसको क्विकनिंग कहते हैं। और ये 5वें महीने में यानी कि 20वें हफ्ते का साइन है। 20वें हफ्ते में तो माँ जो है, माँ इसमें क्या कहेगी? अगर मान लीजिए उसको जो है हाइड्रेटिक फॉर्म मोल, पार्शियल हाइड्रेटिक फॉर्म मोल होगा इनकम्प्लीट वाला, और बच्चा जो है वो 2 हफ्ते तक चला था, और सॉरी 2 महीने तक चला था, और जैसे ही वो फीटस बना वो जो है हाइड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो माँ को तो नहीं पता बच्चा जो है। और मान लीजिए माँ बेचारी गरीब है, अनपढ़ है, और अब अल्ट्रासाउंड भी नहीं करा सकी अपनी किसी मजबूरी में, और छठा महीना लग गया, तो क्विकनिंग यानी कि वो बोलेगी कि इस बार जो है बच्चे ने, अगर वो मल्टी ग्रेविडा है तो कहेगी इस बार बच्चे ने जो है, बच्चे में कुछ हलचल नहीं है। अगर प्राइमी ग्रेविडा है तो वो कहेगी कि बच्चा जो ठहरा था वो हमने पेशाब की जांच करी थी और सब कुछ ठीक था, हमने एक अल्ट्रासाउंड भी कराया था उसमें भी सब कुछ सही आ रहा था, लेकिन मैम अब तक बच्चे का मुझे महसूस नहीं होता। इस तरह की कंपल, यानी कि क्विकनिंग ना होना, मतलब क्या है? क्विक ना होना। जी। उसके अलावा पेल स्किन, माँ की जो स्किन होती है वो पीली होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि क्योंकि इसमें जो है माँ जो है वो एनीमिया में जाने लग जाती है, खून की कमी में जाने लगती है। ठीक है। साइन क्या क्या होंगे? साइन यानी कि जो डॉक्टर तलाश करता है, जो मैडम तलाश करती है, जो एक लेडी डॉक्टर तलाश करती है, वो क्या है? वो है रहम, यानी कि यूट्रस का साइज इतना नहीं होगा जितना नॉर्मल होना चाहिए। मान लीजिए 5वां महीना लग रहा है, तो 5वें महीने में जितना यूट्रस का साइज होना चाहिए इतना नहीं होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यूट्रस जो है वो 2 महीने, फिटस जो है वो दो चला ही नहीं है, बच्चा चला ही नहीं है, बच्चा बढ़ा ही नहीं है। तो जब बच्चा नहीं बढ़ा तो माँ को लगेगा ही नहीं कि, मतलब माँ कहेगी कि मुझे लग रहा है कि बच्चा जो है वो बढ़ा नहीं है, या फिर डॉक्टर खुद तलाश कर लेगा इसको। ठीक है जी। HCG, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HCG 1 लाख ml यूनिट
पर ml होता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रेटिव फोम मोल में HCG कितना होता है। 1,00,000 ml यूनिट पर ml होता है। ठीक है। फीटल हार्ट साउंड कैसे कैसे सुनाई देती है? दो तरीके से सुनाई देती है, या तो डॉपलर मशीन से सुनती है या फिर अल्ट्रासाउंड में सुनती है। तो फीटल हार्ट साउंड नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे का हार्ट अंदर काम ही नहीं कर रहा है। फीटल हार्ट साउंड यानी कि बच्चे की दिल की धड़कन नहीं सुनाई देगी, क्योंकि बच्चे का दिल दिल जो है अंदर काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी। फकरुद्दम यानी कि खून की कमी, एनीमिया को यूनानी में फकरुद्दम कहते हैं। एनीमिक होगी माँ, इसीलिए उसकी जो स्किन है, जो खाल है, वो पीली होगी। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे? ठीक है। CBC कराएंगे, जिसके अंदर खून पता लग जाता है, TLC का पता लग जाता है, DLC का पता लग जाता है, प्लेटलेट का पता लग जाता है, MCV का पता लग जाता है, MCH का पता लग जाता है, पूरी जांचें आती हैं। साथ में ब्लड ग्रुप का पता लग जाता है। क्यों कराते हैं ब्लड ग्रुप? क्योंकि खून चढ़ाना पड़ सकता है। CT कराते हैं, BT कराते हैं, HCV कराते हैं, HbSAg कराते हैं, VDRL कराते हैं। ये सारी जांचें कराते हैं। उसके साथ साथ क्या कराते हैं? अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और अगर किसी माँ को हाइड्रेटिव फोम मोल होगा तो अल्ट्रासाउंड में क्या दिखाई देगा? स्टॉर्म दिखाई देगा। स्टॉर्म किसे कहते हैं? यानी कि अंदर तूफान सा दिखाई देगा, हवा हवाई सी दिखाई देगी, स्टॉर्म की संरचना दिखाई देगी। अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर देखेगी उसको स्टॉर्म दिखाई देगा। एब्डोमिनल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन मैडम करेंगे। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं इसमें, दिक्कतें क्या क्या आती है? नंबर एक, यूट्राइन परपोरेशन, यानी कि यूट्रस से खून छूट सकता है। ठीक है। यूट्रस में छेद हो सकता है, ठीक है, यूट्रस में। सेप्सिस यानी कि सेप्टिसीमिया में, क्योंकि बच्चा पता नहीं कितने दिन से खराब पड़ा हो, सड़ रहा हो अंदर, और माँ जो है उसको 1 महीने से कैरी कर रही हो, ढो रही हो बेचारी गरीब, या 2 महीने से ढो रही हो, तो उस सिचुएशन में सेप्टिसीमिया की तरफ माँ जा सकती है। फिर ये एक्लैम्पशिया, ये कोमे की हालत है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इनमें माँ जा सकती है। इसीलिए अगर कभी भी, जी, मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या है? सबसे पहले है इलाज में कि इसको अपने क्लिनिक पे ट्रीट नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन को भी अपने क्लिनिक पे ट्रीट नहीं करना चाहिए, फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए, और मरीजा की सही डायग्नोस तैयार करनी चाहिए। सही डायग्नोस तैयार करने का मतलब क्या है? यानी कि जो कोरियोनिक विलाई है, उन्होंने सिर्फ यूट्रस को नुकसान पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया है? जब वो यूट्रस को फाड़ करके, यूट्रस को पार करके जो है यूरिनरी ब्लडर या कहीं आंतों वातों में तो नहीं पहुंच गए। ठीक है। इसकी सही सही जानकारी जो है पता कर लेनी चाहिए। एक क्या होता है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन के जरिए से इसको साफ कर देते हैं, इसको क्लीन कर देती है। कौन करेगी? एक महिला चिकित्सक। ठीक है। एक नर्स नहीं करेगी, एक महिला चिकित्सक करेगी। नर्स जो है वो महिला चिकित्सक को सहयोग करेगी। इंजेक्शन RL 500 ml लगाना होता है। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है अगर माँ जो है वो ज्यादा एनीमिक हो जाए, ज्यादा खून की कमी हो जाए। अगर यूट्रस रप्चर हो जाए, यानी कि ज्यादा खराब हो जाए, उसके अंदर सुराख सुराख हो जाए, तो फिर हिस्टेरेक्टोमी यानी कि यूट्रस को निकालना होता है ऑपरेशन के जरिए। और ये सर्जन का काम होता है, यानी कि फिर हिस्टेरेक्टोमी करी जाती है। और ये जो हाइड्रेटिक फोम मोल है, ये सीधी सीधी सी चीज नहीं होती कभी भी। आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग अपने बेस पे इसका ट्रीटमेंट ना करें। अगर अल्ट्रासाउंड, और ये अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आ जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं, अल्ट्रासाउंड में जहां इंप्रेशन नीचे लिखा होता है ना, इंप्रेशन, उसके वहां सामने साफ लिखा होगा हाइड्रेटिक फोम मोल प्रेगनेंसी। तो मत पकड़ना कभी भी, सीधी बात है, सीधे सीधे हॉस्पिटल भर्ती कराओ, इलाज कराओ। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। एक्टो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप नर्स अपने बेस पे ट्रीटमेंट ना करें। ठीक है। डॉक्टर को आप सहायता कर सकती है जी। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, झूठा हमल, एक नया टॉपिक, एक नया पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं। झूठा हमल, झूठी प्रेगनेंसी, यानी कि हमले का जिद। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, झूठा हमल क्यों कहते हैं भाई? झूठे का क्या मतलब है? ठीक है। अजीब सा है ना, झूठा हमल, झूठी प्रेगनेंसी। ठीक है। हमले काजिब, यूनानी में हमले काजिब कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही लिख लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। हाइड्रेटिव फॉर्म इंपॉर्टेंट, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाइड्रेटिव फॉर्म मोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसमें से तकरीबन सवाल आता है। ठीक है जी। अब किसको कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फिर वही मामला है कि ओवरी से ओवम रिलीज होता है। ठीक है। ओवरी से ओवम रिलीज होता है, छठे सातवें दिन जो है वो स्पर्म को मिलता है, फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, बच्चा बनना शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद पहले 2 महीने उसको उसको एम्ब्रॉय कहते हैं, 2 महीने के बाद उसको फीटस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के 11वें दिन बाद जो है वो कहाँ आता है? यूट्रस में आकर के चिपक जाता है, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वहां पर जो है प्लासेंटा बन जाती है, और प्लासेंटा बनने के बाद जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, बच्चा बड़ा होता है। 40
40 हफ्ते यानी कि 10 महीने जो है वो एक तरीके से प्रेगनेंसी का नॉर्मल प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है। ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अब ये जब ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो अब हमें एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझनी है, यानी कि झूठा झूठा हमल। झूठा हमल क्या होता है, ठीक है। झूठा हमल क्या चीज है, देखिए, छठे सातवें दिन फैलोपियन ट्यूब में जो है ओवम आ जाता है और स्पर्म जो है उससे मिल लेता है। स्पर्म मिलने के बाद जो है जाइगोट तैयार हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा बनना शुरू हो जाता है। अब अगर मान लीजिए ये जो जाइगोट है, ये जो 11वें दिन यूट्रस में आना है ना, यूट्रस में ना आए वहीं पे चिपक जाए, यूट्रस में ना आए बल्कि वहीं वहीं रुक जाए। एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब के कई हिस्से होते हैं, ठीक है, तो एम्पुला में ही रुक जाए अगर ये ना आए ये यूट्रस में। लेकिन एम्पुला में इतनी जगह तो नहीं होती जहां बच्चा 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 बन जाए, बच्चा तैयार हो जाए, एम्पुला में इतनी जगह नहीं होती, ठीक है। तो क्या फैलोपियन ट्यूब में बच्चा पूरी प्रेगनेंसी रह सकता है? नहीं रह सकता। फैलोपियन ट्यूब तो है जो असंकरी होती है, बारीक होती है, ठीक है। या एक तो फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला के फैलोपियन ट्यूब में, या फैलोपियन ट्यूब में कहीं और रुक जाए, ठीक है, यूट्रस में ना आए। तो जब वो यूट्रस में नहीं आ रहा है तो अगर वो फैलोपियन ट्यूब है तो फैलोपियन ट्यूब में है तो फैलोपियन ट्यूब में तो वो ग्रो नहीं कर सकता, बढ़ नहीं सकता। जब वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं बढ़ सकता, जब वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं बढ़ सकता तो उसका सीधा सीधा सा मामला क्या है कि वहां पे जो हमल है उसको हमले काजिब कहेंगे, झूठा हमल कहेंगे, क्योंकि वो वहां पर डेवलप ही नहीं हो सकता, बढ़ ही नहीं सकता। या मान लीजिए जो जाइगोट है, जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रॉय है, वो यूट्रस में तो आया 11वें दिन, लेकिन वो यूट्रस में आकर के बिल्कुल एकदम नीचे आ गया, सर्विक्स में आ गया। सर्विक्स में, अब सर्विक्स भी बहुत संकरा होता है, बहुत बारीक होता है। अब जब सर्विक्स बारीक होता है तो सर्विक्स में भी जो है प्रेगनेंसी जो है ग्रो नहीं कर सकती, ना सर्विक्स में कर सकती, तो वहां पे भी झूठा हमल कहलाएगा। या अगर ओवरी में ही, ओवम जो है वो ओवरी के अंदर ही है, फैलोपियन ट्यूब में आया ही नहीं, और उसी दौरान जो है स्पर्म जो है वो ओवरी में ही पहुंच गए, और ओवरी में पहुंचने के बाद वही फर्टिलाइजेशन हो गया। जब ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहां भी चूंकि इतनी जगह थोड़ी होती है, वहां कोई कैविटी, कोई खाली जगह थोड़ी है। जब वहां जगह नहीं है तो वहां जो यूट्रस बन, जो वहां जो जाइगोट बन रहा है, जो बच्चा बन रहा है, वहां वो पल नहीं सकता, क्योंकि वहां प्रॉपर जगह नहीं है, और ना वो बच्चे के पलने की यानी कि ग्रो करने की जगह है। तो वो हमल जो कि ओवरी में इम्प्लांट हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, या सर्विक्स में इम्प्लांट हो जाए, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, यूट्राइन का मतलब यूट्रस, प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस से बाहर की प्रेगनेंसी हो, एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहां प्रेगनेंसी ठहरने की जो जगह है, जो कि यूट्रस है, वो उस जगह को छोड़ करके जहां नहीं ठहरनी चाहिए उस जगह ठहर रही है, यानी कि एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, इसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा का मतलब बाहर या फालतू, ठीक है, यूट्राइन का मतलब यूट्रस, और प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस के अलावा कहीं और ठहर रही है, सर्विक्स में ठहर रही है, फैलोपियन ट्यूब में ठहर रही है, ओवरी में ठहर रही है, कहीं भी ठहर रही है, तो ये एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कहलाती है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है, या इसको झूठी प्रेगनेंसी कहते हैं, इसको हमले काजिब कहते हैं, ठीक है जी। अब ये जो हमले काजिब होता है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 से 1.5%, 1 से 1.5% जो हमले काजिब ठहरता है वो ओवरी में ही ठहर जाता है, यानी कि ओवम जो है वो वहां से चलता ही नहीं, बल्कि स्पर्म ही वहां पहुंच जाता है और वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो वहीं पे पड़ा रहता है ओवम, और वहीं पे जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये जो प्रेगनेंसी है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और इसको ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती हैं उनमें 1.5%, 1 से 1.5% जो है वो ओवरी में ठहरती है, 1 से 1.5%। यानी कि अगर 100 प्रेगनेंसी ठहर रही है तो 1%, 1 से 2%, यानी कि 1 से 1.5 लिखा हुआ किताब में, 1 से 1.5% जो है वो ओवरी में ठहर। अगर 100 एक्टोपिक है, 100 एक्टोपिक में से 1 से 1.5, ठीक है जी। तो उसके बाद 97% प्रेगनेंसी कहाँ ठहरती है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ओवरी के बाद क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में कितनी परसेंट ठहरती है? 97%, 97%। इसमें सबसे सबसे जो बड़ा एरिया होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो फिम्ब्रिया होता है। फिम्ब्रिया सबसे बड़ा होता है। लेकिन फिम्ब्रिया में जो है, फिम्ब्रिया के बाद होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला में जो है
जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है नॉर्मली वो एम्पुला में होता है। अब मान लीजिए एम्पुला में हुआ, एम्पुला में होने के बाद छठे सातवें दिन हो गया और 11वें दिन वो यूट्रस में आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए वो छठे सातवें दिन एम्पुला में तो हुआ लेकिन वो चला ही नहीं, वहां से वहीं ठहर गया। ठीक है, तो 50 से 55% जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती होती है वो एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब में होती है, जहां पे नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन वो बच्चा वहां से चला नहीं, वो जाइगोट वहां से चला नहीं, वो एम्ब्रॉय वहां से चला नहीं। जब वो एम्ब्रॉय वहां से नहीं चला, जब वो एम्ब्रॉय वहीं से, तो वहीं पे इम्प्लांटेशन हो गया और वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। और सबसे ज्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरती है वो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होती है। और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, प्रैक्टिस की दृष्टि से भी। लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ देम प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ ठहरती है, सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ ठहरती है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में ठहरती है, 50 से 55%। उसके बाद इस्थमस, इस्थमस जो है ये भी एक फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। ठीक है, इसमें कितनी ठहरती है, 25%। उसके बाद इंटरस्टीटियल, इंटरस्टीटियल फैलोपियन ट्यूब में 20%। उसके बाद इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जो है में 15%, इनफंडिबुलम में 15% ठहरती है। और सर्विक्स में देखिए, मैं आप लोगों के पास जो नोट्स आए हैं उसमें सर्विक्स का नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए, पेन उठाइए लिख लीजिए। आपके पास जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें लिखा है सर्विक्स में जो है 1.5% एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरने के चांस होते हैं। सर्विक्स में कितने होते हैं, 1.5%, लिख लीजिए आप लोग पेन उठा करके। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये होते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ चांसेस होते हैं, वो एम्पुला और फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, 50 से 55%। बाकी इन सभी को देख लेना, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है जी। अब आप आ जाइए हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी। इसका इलाज क्या है, इसकी जांचें वांचें क्या है, देखिए इसका इलाज जो है मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी रुकिए। ठीक है जी, पहले आप हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी को देखिए। हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी कौन सी प्रेगनेंसी होती है, किस तरह की प्रेगनेंसी होती है, हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक, अब तक हमने एक्टोपिक पढ़ा था, झूठी को, अब हम हेट्रोटॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, वो तो है ही पूरा कि भाई कहाँ पे जो है एम्पुला और फैलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, 11वें दिन आके इम्प्लांट हो जाता है, वो सारी चीजें एक नॉर्मल चीज है। अब अगर उससे हटकर एक साथ मान लीजिए दो प्रेगनेंसी ठहर रही है। ठीक है, दो ओवम फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, एक साथ दो ओवम फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, यानी कि दो ओवम के अंदर स्पर्म जा रहे हैं, दो ओवम एक साथ ठहर रहे हैं। मान लीजिए एक राइट साइड या एक लेफ्ट साइड। ठीक है, या दोनों एक ही साइड मान लीजिए, दोनों राइट साइड है या दोनों लेफ्ट साइड है। ठीक है, या दोनों अलग 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 फेलोपियन ट्यूब में है। एक साथ अगर दो ओवम के अंदर स्पर्म घुस जाए, स्पर्म एंट्री ले लें और वो जो जाइगोट बन जाए। ठीक है, और इसमें एक शर्त है, और उनमें से एक जाइगोट जो है, एक जाइगोट जो है वो आ जाए यूट्रस में और वहां पे इम्प्लांट इम्प्लांट हो जाए, और दूसरा जो जाइगोट है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरह ठहर जाए, यानी कि एक्टोपिक ठहर जाए, यानी कि एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी बन जाए, यानी कि वो ओवरी में ही इम्प्लांट हो जाए, वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, या सर्विक्स में इम्प्लांट हो जाए। यानी कि दो ओवम एक साथ फर्टिलाइज्ड हुए, एक जो है यूट्रस में आकर के इम्प्लांट हो गया, नॉर्मल चीज है। दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी बन गया, यानी कि वो यूट्रस को छोड़ करके ओवरी में, ठीक है, या फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में कहीं और इम्प्लांट हो गया, यानी कि दूसरा जो है वो एक तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन गया। इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है, जहां पे दो प्रेगनेंसी होती है, एक यूट्रस में इंप्लांट हो जाती है और दूसरी एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी बन जाती है, यानी कि यूट्रस के अलावा कहीं और इंप्लांट हो जाती है, इस तरह की प्रेगनेंसी को हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी कहती है। ठीक है जी। तो इन्वेस्टिगेशन देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है, जो इसकी जांचें हैं, हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी की जांचें और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जांचें एक ही तरह की होनी, क्या दोनों में सीबीसी कराते हैं, ब्लड ग्रुप कराते हैं, एचसीवी, एचबीएसएजी, वीडीआरएल, सीटीबीटी, ये दोनों में कराते हैं। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कराते हैं और ये हेट्रोटॉपिक में भी कराते हैं। अल्ट्रासाउंड दोनों में कराते हैं, एचसीजी दोनों में कराते हैं। ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है, देखिए इंजेक्शन मिथोर स्टेट 50 mg आईवी लगाते हैं। ठीक है, और साथ में सर्जिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि सेल्फेंजियोस्टोमी, यानी कि सेल्फेंजियोस्टोमी का मतलब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को ऑपरेशन के जरिए काट करके बाहर निकाल देना, यानी कि ऐसा ऑपरेशन जिसमें फेलोपियन ट्यूब को काट करके बाहर निकाल देते हैं जिसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरी हुई है।
ठीक है जी। तो उसको जो है बाहर निकाल देना, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी और ये हेट्रोटोपिक में भी। क्योंकि अगर हेट्रोटोपिक ठहरी है तो जो एक्टोपिक है हेट्रोटोपिक में, एक एक्टोपिक होगी ना, एक नॉर्मल होगी, तो जो है उसको तो जो है एक तरीके से क्लीन करना होगा। तो उसके लिए क्या है, सेल्फिंजियोस्टोमी यानी कि फेलोपियन ट्यूब को ऑपरेशन करके निकाल देना, यानी कि रिमूव कर देना। जी, ये पूरा का पूरा जो है सर्जिकल प्रोसीजर बन जाता है। बच्चों आज इतना ही, बाकी कल।